हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन का अगला लेक्चर देखेंगे। पिछले लेक्चर तक हम लोग रिलेशन से लेकर रिलेशन का क्वेश्चन तक कर लिए थे, जिसमें हम लोग रिलेशन क्या होता है, किसी सेट पे कितने रिलेशन डिफाइन होते हैं, कौन कौन से रिलेशन होते हैं, और रिलेशन के टोटल क्वेश्चन को मतलब 12 एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का हम लोग क्लियर कर लिए। आज से हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फंक्शन। कॉपी पेन लेकर मेरे साथ तैयार हो जाइए। आज बहुत ही सुंदर टॉपिक हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, फंक्शन, जिसको हिंदी में फलन कहा जाता है। देखिए कितना सुंदर टॉपिक है ना। पहले रिलेशन पढ़े फिर फंक्शन पढ़ रहा है, मतलब सिंपल। ऐसे भी हम लोग देखते हैं कि जब रिलेशन के लोग आ जाते हैं तब भी कोई फंक्शन होता है। ठीक उसी तरह हम लोग रिलेशन को समझ गए, अब फंक्शन को समझने चल रहा है। फंक्शन समझने से पहले कुछ एग्जाम्पल से हम लोग फंक्शन को समझेंगे, और मैं गारंटी देता हूं 110% आपको फंक्शन आज समझ में आएगा ही आएगा। चलिए एक सेट लेते हैं। जिसमें एक सेट लिए, जिसमें 3 राज्य का नाम हम लिखे हैं भारत के, जिसमें बिहार, यूपी और उत्तराखंड है। एक दूसरा सेट हम लेते हैं बी, जिसमें है पटना, लखनऊ और देहरादून। ठीक है, हम बिहार को बी से लिखेंगे, यूपी को यू से अपने समझने के लिए, और ऐसा करते हैं ना, उत्तराखंड को के लिख लेते हैं। चलिए पटना को पी लिख लेते हैं, लखनऊ को एल और देहरादून को डी। ठीक है, दो सेट हम तैयार कर लिए, ए और बी। हम लोग जानते हैं कि जब भी दो सेट के बीच में रिलेशन निकालना होता है तो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला जाता है, मतलब दोनों का गुना किया जाता है। दोनों सेट का गुना करेंगे तो रिलेशन निकलेगा। दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट देखिए क्या होगा, बीपी बीएल बीडी, यूपी यूएल यूडी, केपी केएल केडी। ये टोटल ए से बी में रिलेशन होगा। ए से बी में कितने रिलेशन हुए, ये टोटल रिलेशन है, जिसकी अभी एलिमेंट हमको कितना दिख रहा है, 9 दिख रहा है। यानी कि यह टोटल ए से बी में रिलेशन हुआ। अगर फंक्शन लिखना होगा कि ए से बी में अगर कोई फंक्शन होगा तो देखिए फंक्शन में किसको लिखेंगे। अगर फंक्शन में लिखना होगा तो बीपी लिखेंगे, यूएल लिखेंगे और के डी लिखेंगे। मतलब यही फंक्शन है ए से बी में। बाकी इसमें जो 9 गो है उसमें से 6 गो फंक्शन नहीं है। आप कहेंगे सर कुछ नहीं समझ में आया, आप क्या लिख दिए कि कैसे फंक्शन है और वो सब कैसे फंक्शन नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ जो रिलेशन है ना, यह रिलेशन बिहार और पटना के बीच का है। यह रिलेशन यूपी और लखनऊ का है, और यह जो रिलेशन है उत्तराखंड और देहरादून का है।
हम लोग रिलेशन ऐसे बनाने के लिए किसी से भी बना लेते हैं, जोड़ जाड़ के बहुत सारा रिलेशन करते हैं, लेकिन जब कोई फंक्शन में किसी को बुलाने का बारी आता है तो जो खास रिलेशन का होता है, जो हमारे डिफरेंट रिलेशन का होता है, उसी को बुलाते हैं। ठीक उसी तरह है, रिलेशन तो सब है, ये सब किसी ना किसी तरह से ये भारत देश के किसी स्टेट का कैपिटल है, किसी स्टेट का नाम है, किसी जगह का नाम है, किसी ना किसी तरह से रिलेटेड है। लेकिन बिहार और पटना के बीच में एक डेफिनेट रिलेशन है, बिहार और पटना के बीच में एक निश्चित रिलेशन है कि एक स्टेट है, दूसरा उसका कैपिटल है। यह बदल नहीं सकता है, क्योंकि बिहार और पटना के बीच में बहुत गहरा रिलेशन है, बहुत निश्चित रिलेशन है कि बिहार की राजधानी पटना है, ठीक उसी तरह यूपी की राजधानी लखनऊ है और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। तो जिस रिलेशन को डेफिनेट रिलेशन कहा जाता है, या जो रिलेशन डेफिनेट रिलेशन होता है वही फंक्शन होता है, जो रिलेशन डेफिनेट रिलेशन नहीं होता है वो फंक्शन नहीं होता है। सिर्फ यही हमको समझना है, यानी कि जो रिलेशन डेफिनेट रिलेशन होगा वही फंक्शन में शामिल होगा, जो रिलेशन डेफिनेट नहीं होगा वो फंक्शन में शामिल नहीं होगा। मतलब हई 6 जो है बाकी वो रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है, और हई तीनों है ना ये रिलेशन भी है और फंक्शन भी है। यानी कि आप नोट में लिख लीजिएगा कि सभी रिलेशन फंक्शन नहीं होते हैं, बट सभी फंक्शन रिलेशन होते हैं। यानी कि मतलब आप लिख सकते हैं कि एवरी फंक्शन बी अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन बी नॉट अ फंक्शन। यानी कि सभी फंक्शन रिलेशन होते हैं लेकिन सभी रिलेशन फंक्शन नहीं होते हैं। यहाँ तक हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझे कि फंक्शन जो होता है एक निश्चित रिलेशन होता है। बिल्कुल आप हमेशा याद रखेंगे कि फंक्शन जो होता है वो एक निश्चित रिलेशन होता है, जो निश्चित रिलेशन होता है वही फंक्शन होता है। कुछ फंक्शन के बारे में और भी बातें हम लोग समझेंगे, फिर उसके डेफिनेशन को देखेंगे। कहा जाता है कि फंक्शन एक रूल होता है। फंक्शन क्या होता है? एक रूल होता है, जिस रूल से हमको यूनिक इमेज प्राप्त होता है या यूनिक एलिमेंट प्राप्त होता है। इमेज की भी चर्चा होगी। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन f(x) है और वह फंक्शन 2x है। वह फंक्शन क्या है? 2x है। देखिएगा अगर x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो f(x) इज इक्वल टू हमको 2 प्राप्त होगा। अगर x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो f(x) इज इक्वल टू हमको 4 प्राप्त होगा। मतलब अगर इसको एरो डायग्राम से देखा जाए स्टूडेंट, तो एरो डायग्राम से देखेंगे तो जरा देखिए क्या पता चलता है कि अगर है कोई सेट ए है, कोई सेट बी है, यहाँ कोई फंक्शन f है, अगर यहाँ मान लीजिए x है, इधर क्या है y है या f(x) है। अगर इस रूल की बात की जाए, अगर यहाँ x बराबर 1 रखेंगे तो हमको 2 प्राप्त होगा, अगर 2 रखेंगे तो 4 प्राप्त होगा, अगर -3 रखेंगे तो -6 प्राप्त होगा। जरा एक बात बताइए, कैसे कह रहे हैं हम कि फंक्शन जो होता है वो एक डेफिनेट रिलेशन होता है, या फंक्शन एक रूल होता है जो हमेशा एक डेफिनेट या यूनिक एलिमेंट देता है। क्या देता है? यूनिक एलिमेंट। यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब होता है जिसके समान इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं हो। मतलब इस फंक्शन में हम x रखे, x बराबर 1 रखे तो हमको 2 प्राप्त हुआ, 2 रखे तो हमको 4 प्राप्त हुआ, -3 रखे तो 6 प्राप्त हुआ, -6 प्राप्त हुआ। यानी कि यह फंक्शन जो एक रूल बता रहा है, एक रूल है, उसमें जब x बराबर 1 रखे तो 2 आया। मतलब इस रूल में x बराबर 1 को छोड़कर दुनिया का आप कोई भी दूसरा नंबर रख लीजिए, कभी 2 प्राप्त होगा? बिल्कुल कभी नहीं 2 प्राप्त हो सकता है। इसका मतलब फंक्शन जो होता है ना, एक रूल होता है जिस रूल से हमको हमेशा यूनिक एलिमेंट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एक यूनिक एलिमेंट प्राप्त होता है। इसलिए कहा जाता है कि फंक्शन हमेशा डेफिनिट होता है। अब हम लोग देखेंगे एक और बात कहा जाता है फंक्शन के बारे में कि फंक्शन एक मिरर का काम करता है। अगर सोचिए ना, तो फंक्शन किसका काम करता है? एक मिरर का काम करता है, एक दर्पण का काम करता है, एक आईना का काम करता है।
और कैसे आईना का काम करता है जरा इधर आप देखेंगे। कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिएगा आप लोग। कैसे ये मिरर का काम करता है, जैसे मान लीजिए कि हम एक फंक्शन ले लिए 3x+1, यहाँ f रख लिए हैं। फंक्शन किसका काम यहाँ कर रहा है? मिरर का, दर्पण का, आईना का। अगर इस दर्पण में हम एक को ले जा रहे हैं, अगर इस दर्पण में हम एक को ले जा रहे हैं तो हमको क्या दिखा रहा है? 3 में 1 से गुना करेंगे 3 और 1 मिलके 4। अगर इस दर्पण में हम 2 ले जाएंगे तो क्या मिलेगा? 7। अगर 3 ले जाएंगे तो कितना मिलेगा? 10। यानी कि फंक्शन जो होता है वो एक मिरर का भी काम करता है, जिसमें जब हम किसी एलिमेंट को ले जाते हैं तो उसका वह इमेज बनाता है और डेफिनेट इमेज बनाता है। अब इसमें एक बात हम लोग जब फंक्शन सीखेंगे तो उसके बाद हम लोग सीखेंगे इमेज और प्री इमेज के बारे में। तो इमेज इसको कहा जाता है, इमेज इसको कहा जाता है और प्री इमेज इसको कहा जाता है। इसको प्रतिबिंब कहा जाता है, इसको प्राक प्रतिबिंब कहा जाता है। प्राक प्रतिबिंब, प्री इमेज मतलब इसका पहले का इमेज यह था, माने पहले यह एक था जिसको जब इस मिरर में ले गए, इस रूल में ले गए तो हमको क्या दिखाया? 4 दिखाया। पहले यह क्या था? पहले 7 क्या था? 2 था। जब 2 को इस रूल में ले गए, इस मिरर में ले गए तो हमको क्या दिखाया? 7 दिखाया। यानी कि यहाँ तक हम लोग सिर्फ यह सीखे कि फंक्शन एक डेफिनेट रिलेशन होता है, या कह सकते हैं फंक्शन एक रूल होता है जिसके अकॉर्डिंग या जिसके माध्यम से, जिसके अनुसार हम लोग दो सेट को कनेक्ट करते हैं, या कह सकते हैं फंक्शन एक मिरर होता है जो हमेशा यूनिक इमेज बनाता है। कैसा इमेज बनाता है? यूनिक इमेज बनाता है। अब हम लोग फंक्शन का डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद इमेज प्री इमेज को देखेंगे, डोमेन को देखेंगे, फिर फंक्शन का टाइप है। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। फंक्शन का डेफिनेशन देखिए क्या हुआ। इफ a and b are any two non-empty sets and f is a rule under which every element x of set A there exists a unique element या image y of set B, then rule F is called फंक्शन या मैपिंग फ्रॉम A to B। डेफिनेशन को समझिएगा। फंक्शन को एक और नाम से जाना जाता है, मैपिंग भी कहा जाता है। लिखे हैं बुआ कि इफ A and B are any two non-empty sets, यदि A और B कोई भी दो अरिक्त समुच्चय हो, मतलब उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए, A और B में कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए, वो खाली नहीं होना चाहिए, और F एक रूल हो जिसके अकॉर्डिंग या जिसके आधार पर या जिसके अनुसार सेट A के प्रत्येक एलिमेंट X का सेट B में यूनिक इमेज, यूनिक एलिमेंट Y प्राप्त होता हो, तो रूल F को, तो उस नियम को हम लोग A से B में फंक्शन कहते हैं या मैपिंग कहते हैं, मतलब फलन या प्रतिचित्रण कहते हैं। मतलब A भी एक सेट है, B भी एक सेट है, F एक रूल है, जिस रूल के अकॉर्डिंग दोनों सेट के एलिमेंट कनेक्ट हो रहे हैं, यानी कि सेट A के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज सेट B में यूनिक प्राप्त होता है, तो जो रूल हमको वह यूनिक इमेज दे रहा है उस रूल को ही हम लोग फंक्शन कहते हैं, उस नियम को ही हम लोग फंक्शन कहते हैं। इसको कैसे हम लोग लिखते हैं?
अगर इस तरह लिखा गया है, इसको पढ़ेंगे एफ मैपिंग ए टू बी, या अगर इस तरह लिखा गया है तो इसको पढ़ सकते हैं फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी, यानी कि एफ मैपिंग ए टू बी। इसको कैसे पढ़ेंगे? एफ मैपिंग ए टू बी। क्या पढ़ेंगे? एफ मैपिंग ए टू बी, या इसको पढ़ेंगे फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, यानी कि एक फंक्शन एफ है जो ए से बी में डिफाइन है। तो यहां तक हम लोग फंक्शन का डेफिनेशन भी देखें। एक जो एग्जांपल देखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, या ये हो गया, ये बी हो गया, एफ हो गया, कह दिया जाए अब फंक्शन जेड से जेड में डिफाइन है, मतलब एफ मैपिंग जेड टू जेड, मतलब इधर भी इंटीजर होगा, इधर भी इंटीजर होगा। अगर वही लिखता कि यहाँ एफ मैपिंग एन टू एन, ये सब याद रखेगा। एन का मतलब नेचुरल नंबर, जेड का मतलब इंटीजर प्लस जेड, जेड प्लस का मतलब पॉजिटिव इंटीजर, जेड माइनस का मतलब निगेटिव इंटीजर, डब्ल्यू का मतलब होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, और आर का मतलब रियल नंबर। ये सारा चीज याद रखना है। देखिएगा, जैसे अगर x बराबर यहाँ 1 रखेंगे तो उसका स्क्वायर 1 प्राप्त होगा, अगर -1 रखेंगे तो 1 प्राप्त होगा, 2 रखेंगे तो 2, -3 रखेंगे तो 9 प्राप्त होगा, यानी कि 3 रखे तो 9 आया, 2 रखे तो 4 आएगा, -1 रखे चाहे +1 रखे, दोनों का क्या प्राप्त हुआ? 1 प्राप्त हुआ। इस तरह से हम लोग फंक्शन एरो डायग्राम में देखते हैं। ठीक है, अब देखिए, हमेशा फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ समझना है कि कब फंक्शन होगा और कब फंक्शन नहीं होगा। इस बात को देखिए कैसे समझेंगे कि कब फंक्शन होगा और कब फंक्शन नहीं होगा। जरा एक बात यहीं से आप सोचिएगा स्टूडेंट, यहाँ x का मान कुछ भी रखेंगे तो y का मान निश्चित रूप से प्राप्त होगा कि नहीं? आप बताइए ना। x का मान हम कुछ भी रखें, कोई भी इंटीजर रखे, वो चाहे प्लस में रखे, चाहे माइनस में रखे, चाहे जीरो रखें, कुछ ना कुछ हमको प्राप्त होगा कि नहीं? लेकिन एक बात बताइए, क्या -2 कभी किसी का इमेज हो सकता है? क्या कभी -2 किसी का इमेज हो सकता है? नहीं हो सकता है। -2 कभी प्राप्त हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि किसी भी इंटीजर का अगर स्क्वायर करेंगे, किसी भी पूर्णांक का स्क्वायर करेंगे तो कभी माइनस नहीं हो सकता है। इसका मतलब -2 किसी का भी इमेज नहीं हो सकता है, लेकिन -2 इसमें रह सकता है। अगर कहे 5 तो किसी भी इंटीजर का स्क्वायर करेंगे, किसी भी पूर्णांक का अगर स्क्वायर करेंगे तो कभी 5 आएगा? बिल्कुल नहीं आ सकता है। इसका मतलब 5 भी किसी का इमेज नहीं हो सकता है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर ये लिखा गया है तो इसका मतलब तो यह हुआ कि टोटल इंटीजर इधर भी आएगा और टोटल इंटीजर इधर भी आएगा, तो इधर का तो टोटल का कोई ना कोई इमेज इसमें निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट बच जाएंगे जो किसी से जुड़ेंगे नहीं। जैसे माइनस वाला तो टोटल बन जाएगा, फिर जैसे जिसका स्क्वायर मैंने जो मैंने परफेक्ट स्क्वायर रूट जिसका नहीं निकलता होगा वो टोटल बन जाएगा, तो वो तो बच ही जाएगा। तो फंक्शन का शर्त देखिए क्या होता है। फंक्शन का शर्त यह होता है कि पहले वाले सेट में माने ए के टोटल एलिमेंट का बी में कोई ना कोई कनेक्शन होना चाहिए, यानी कि ए के टोटल एलिमेंट का बी में इमेज होना चाहिए। ठीक, हम लोग देख लिए थे, इसको इमेज कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? प्री इमेज। इसको प्रतिबिंब कहा जाता है और इसको प्राक प्रतिबिंब कहा जाता है, जो आप लोग 11th में भी फंक्शन में सीखे होंगे। तो सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का बी में इमेज होना चाहिए, अगर नहीं है तो फंक्शन नहीं है। यानी कि आप लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए
हैज इमेज इन बी, यानी कि सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का सेट बी में क्या होना चाहिए, इमेज होना चाहिए। दूसरा बात क्या ध्यान में रखिएगा, देखिए सेट ए के एक से अधिक एलिमेंट का बी में सेम इमेज हो सकता है। सेट ए के एक से अधिक एलिमेंट का बी में सेम इमेज हो सकता है। जैसे एक का भी इमेज एक आया है और -1 का भी इमेज एक आया है, लेकिन सेट बी के दो एलिमेंट का ए में एक प्री इमेज नहीं हो सकता है। अगर ऐसा है तो फंक्शन नहीं होगा। कैसे? आप देखिए एक रखे तो एक आ गया, -1 रखे तब भी एक आ गया। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है क्या? कभी ऐसा हो सकता है क्या कि ए रखे तो बी भी आ गया, ए रखे तो सी भी आ गया, ए रखे तो बी भी आ गया, ए रखे तो सी भी आ गया? ऐसा कभी हो सकता है? आप बताओ ना, इस रूल में अगर एक रखे तो एक आ जाएगा, फिर एक रखेंगे तो कभी -2 आ सकता है क्या? ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा हो रहा है तो फंक्शन नहीं है। मतलब मोर देन वन एलिमेंट of set A have same image in B, but more than one element of B have no same प्री इमेज इन ए। मतलब सिंपल याद रखना है कि पहला कंडीशन कि ए में एको को बचना नहीं चाहिए, बी में बच सकता है। ए का एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसका इमेज बी में नहीं हो। ठीक। दूसरा कंडीशन, ए के एक से अधिक एलिमेंट का बी में सेम इमेज हो सकता है, लेकिन बी के एक से अधिक एलिमेंट का ए में सेम प्री इमेज नहीं हो सकता है। ये कंडीशन हमेशा याद रखिएगा। ठीक है। 3 में याद रखिएगा, हम लोग इसको fx को किसके बराबर लिखते हैं, y के। fx को किसके बराबर लिखते हैं, y के। यहाँ देखिएगा, अगर fx बराबर क्या लिखा गया है स्टूडेंट, y। fx बराबर क्या लिखा गया है, y। तो x को डिपेंडेंट, सॉरी x को इंडिपेंडेंट बोलते हैं। x को डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, सॉरी x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं और y को डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। कैसे x को डिपेंडेंट और y को इंडिपेंडेंट बोलते हैं, सॉरी x को इंडिपेंडेंट और y को डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, जरा देखिएगा। याद रखिएगा fx y के बराबर होता है, यानी कि जहां fx लिखे हैं वहां हम y भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको यहाँ समझना है कि x कैसे इंडिपेंडेंट है और y कैसे डिपेंडेंट है। fx किसके बराबर, y के। मान लीजिए कि fx बराबर 2x - 1 हम ले लिए। x का मान 0 रखेंगे तो y का मान क्या प्राप्त होगा, माने fx का मान क्या प्राप्त होगा, fx को ही ना y बोले हैं तो y भी इसको कह सकते हैं, तो y बराबर क्या प्राप्त होगा, -1। अगर x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर क्या प्राप्त होगा, 1। अगर x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर कितना प्राप्त होगा, 3। मतलब देखो ना, x का जो वैल्यू आप रखना चाहते हो रख सकते हो। x का जो वैल्यू आप रखना चाहते हो रख सकते हो, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन y का वैल्यू किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर डिपेंड कर रहा है। x का वैल्यू जैसे हम रखेंगे वैसा ही y का वैल्यू हमको प्राप्त होगा। इसका मतलब y किस पर डिपेंड है, x पे डिपेंड है।
x का वैल्यू 0 रखे तो y का वैल्यू -1 आया, x का वैल्यू 1 रखे तो y का वैल्यू 1 आया, x का वैल्यू 2 रखे तो y का वैल्यू 3 आया। मतलब x के वैल्यू पे ही y डिपेंड कर रहा है, इसलिए x को इंडिपेंडेंट और y को डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। हम लोग सीख लिए फंक्शन कब होगा, जब पहले वाले के टोटल एलिमेंट का बाद वाले में इमेज होना चाहिए, यानी कि पहले वाला में एक भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, बाद वाला में बच सकता है। पहले वाले के एक से अधिक का बी में सेम इमेज हो सकता है, यानी कि सेट ए के एक से अधिक एलिमेंट का बी में सेम इमेज हो सकता है, लेकिन बी के एक से अधिक एलिमेंट का ए में सेम प्रीइमेज नहीं हो सकता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, एक बार चर्चा कर लेते हैं। हम लोग पढ़े भी होंगे पहले भी 11th में डोमेन, कोडोमेन और रेंज। एक एग्जांपल से इसको क्लियर कर लेते हैं, हिंदी तो अजीब अजीब आएगा। इसको प्रांत कहते हैं, इसको सह प्रांत कहते हैं और इसको परास कहते हैं। ठीक है, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। एक एग्जांपल में आप क्लियर समझ जाइएगा कि डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। एक रूल हो गया एफ, जो सेट ए और बी को कनेक्ट करेगा। जरा देखिए तो ये फंक्शन है कि नहीं, आप कहेंगे फंक्शन है कि नहीं, तो सर आप बताए हैं कि फंक्शन कब होगा, जब ए के टोटल एलिमेंट का बी में कोई ना कोई इमेज हो, मतलब ए का कोई ना कोई से कनेक्शन होना चाहिए, बी में बचेगा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ तक जायज है, फंक्शन है। अब हमको देखना है डोमेन क्या होता है और कोडोमेन क्या होता है। याद रखिएगा, सेट ए का जितना एलिमेंट होता है ना उसी को डोमेन कहते हैं। समझ में आया ना, सेट ए का जितना एलिमेंट होता है उसको डोमेन कहते हैं। मतलब अगर कोई फंक्शन इंटीजर पर डिफाइन है तो उसका आपसे पूछा जाए कि डोमेन बताओ तो क्या कहेगा, इंटीजर कहेगा, क्योंकि टोटल इंटीजर एक्स के जगह पर हम रख सकते हैं। तो डोमेन क्या होगा, सेट ए होगा। यानी कि डोमेन लिखना होगा तो इसको शॉर्ट में डोम एफ लिखते हैं, यानी कि इस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, ए बी सी डी। ठीक है, आइए अब कोडोमेन समझिए। जब सेट ए डोमेन है ना तो सेट बी टोटल कोडोमेन हो जाएगा। सेट बी टोटल क्या हो जाएगा, कोडोमेन। और सेट बी टोटल क्या हो जाएगा, कोडोमेन। मतलब एफ जी एच आई के, ये टोटल क्या होगा, कोडोमेन। फिर जे भी बच जा रहा है, जे भी रहेगा, ये टोटल क्या होगा, कोडोमेन। अब कहिएगा सर ये तो दो ही है, एक सेट ए है एक सेट बी है, एगो को आप कह लिए डोमेन, एगो कह लिए कोडोमेन, तो फिर रेंज क्या है। देखो ना रेंज क्या है, रेंज देखो क्या है, बड़ी सुंदर रेंज की बात है। सेट बी का वैसा एलिमेंट, सेट बी का वैसा एलिमेंट जो ए के किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज हो। सेट बी का वैसा एलिमेंट जो ए के किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज हो, उसके सेट को रेंज कहा जाता है। यानी कि या ऐसा कह सकते हैं कि सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट के इमेज के सेट को क्या कहा जाता है, रेंज कहा जाता है। तो सेट बी का वह एलिमेंट जो किसी ना किसी से जुड़ा हुआ है, जो ना जुड़ा है ना उसको छोड़ दो और जो जुड़ा है उसको लिख दो, एफ जी एच आई, हो गया, ये रेंज हो गया। मतलब सेट ए के टोटल एलिमेंट को डोमेन, सेट बी के टोटल एलिमेंट को कोडोमेन, और सेट बी का वैसा एलिमेंट जो ए के किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज हो
उसके सेट को क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। स्टूडेंट अभी तक हमने क्या सीखा, फंक्शन क्या होता है, एक रूल होता है जिसके अकॉर्डिंग दो गो सेट जुड़ता है, हमेशा यूनिक इमेज देता है। सेट फंक्शन होने का कंडीशन हम लोग देखे कि कब फंक्शन होगा कब फंक्शन नहीं होगा। फिर हम लोग देखे इमेज क्या होगा, प्री इमेज क्या होगा, मतलब इसमें देखा जाए तो जितना है सेट बी में जुड़ा होगा वो इमेज है, और जितना ए वाला में है वो सब क्या है, प्री इमेज है। फिर हम देखे डोमेन को, डोमेन और रेंज। सेट ए से बी में अगर कोई फंक्शन डिफाइन है तो सेट ए के टोटल एलिमेंट को डोमेन, और सेट बी के टोटल एलिमेंट को कोडोमेन, और सेट बी का वैसा एलिमेंट जो ए के किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज हो उसके सेट को रेंज कहते हैं।